हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषक तत्व के एकदम लास्ट जो टॉपिक है आपका रुक्षांश एवं जल। तो ये आज पढ़ेंगे। आप सभी को स्वागत है आपके चैनल चलिए तो स्टार्ट किया जाए। पढ़ेंगे आज हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं पोषक तत्व में लास्ट टॉपिक है आपका रुक्षांश एवं जल। तो क्या होता है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे खनिज कि कितने प्रकार के खनिज लवण होते हैं, उनसे कौन से रोग हो सकता है, उसका स्रोत क्या है, ये सब देखे थे। लेकिन आज हम लोग रुक्षांश और जल के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, और इनके क्या स्रोत होते हैं। काफी जो है डिटेल्स अध्ययन हम लोग करेंगे जल के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं रुक्षांश के बारे में। तो रुक्षांश जो ये होता है इसको हम लोग रफेज भी कहते हैं, ठीक है, रफेज। और इसको जो है सेलुलोज के नाम से भी समझते हैं, रफेज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, कहता है कि सब्जियों एवं फलों का छिलका में यह पाया जाता है। यानी कि यह समझिए कि एक तरह से पादप में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधा में ही आपका रुक्षांश पाया जाता है, रफेज पाया जाता है। और ये क्या करता है, भोजन के पाचन में जो है सहायक होता है। जैसे अगर हम लोग को भोजन का पाचन ठीक ठाक से अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो है यह रुक्षांश महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। और पौधे से, और यह जो है पौधा से प्राप्त होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और पाचन एंजाइमों द्वारा यह पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे प्रकार का जो है उसमें एंजाइम है जो कि भोजन को पचाता है। लेकिन जो एंजाइम होता है ये फल और सब्जियां, चाहे कोई अनाज हो गया, ये सब का जो छिलका होता है उसमें रुक्षांश पाया जाता है। तो इसका जो है मतलब पाचन नहीं कर सकता है, मतलब वो एंजाइम जो है उसको एकदम छोटे छोटे रूप में जो है इसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे पॉइंट में याद रखेंगे कि पाचन एंजाइमों द्वारा यह पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। और उदाहरण के लिए यदि देखें कि कौन कौन से रुक्षांश है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मेवे हो गया, आपका बीज हो गया, जो चना का आप बीज देखे होंगे, वो जब बीज को हम खाते हैं तो उसका छिलका सहित अगर खा जाते हैं तो उसमें समझिए कि रुक्षांश होता है, जो हमारे भोजन को सही तरह से बाहर निकालने में जो है मदद करता है। फिर आपका अनाज हो गया, जैसे कि मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सब जब हम खाते हैं तो काफी जो है सहायक होता है भोजन को, पचे हुए भोजन या अपचे भोजन जो बच गया उसको शरीर से बाहर निकालने में। फिर आपका सब्जियां हो गया, फल, ये सब क्या है, आपका रुक्षांश है, ठीक है। तो रुक्षांश के लिए जो है आप इतना बातें जो है याद रखेंगे कि क्या होता है रुक्षांश और वो कहाँ पाया जाता है। और ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका भी जो है पाचन हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह जो है जंतुओं के द्वारा यह पाचन किया जाता है। क्योंकि जंतु के जो आहार नाल होता है उसमें एक ग्रंथि होती है जिसका पाचन जो है रुक्षांश कर लेती है अच्छा आसानी से। लेकिन जो हमारे शरीर में, मानव का शरीर में जो है वो ग्रंथि नहीं पाई जाती है ना, बहुत छोटे मात्रा में जो है पाई जाती है, जिसके कारण इसका पाचन जो है नहीं कर पाता है उसका एंजाइम, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे लोग जो है कुछ टेलीग्राम के बारे में पूछ रहे हैं कि उस पर जो हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो लास्ट में बताएंगे। अभी जो है आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए, उसके बाद यदि हम देखें
तो पोषक तत्व में जल के बारे में, और आज हम लोग मुख्य रूप से जल ही को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है जल, कितने तरह का जल होता है, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि सर्वप्रथम जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह पानी में हुई, यानी कि पानी में ही जो है हमारा जीवन का जो है इसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ। और जानते होंगे सबसे पहले जो है वह पानी से ही कोशिका का खोज हुआ, फिर उसके बाद सामान्य कोशिका जब आपस में मिला तो उत्तक का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे उत्तक मिलने से जो है अंग का निर्माण हुआ, फिर अंग तंत्र का, और फिर जो है पूरा शरीर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जीवन की जो है उत्पत्ति हुआ, और उत्पत्ति का जो मूल जो कारण है वो हमारा क्या है, पानी ही है। पानी से ही हमारा जीवन की उत्पत्ति हुआ। अगर देखा जाए कि पानी, तो पानी होता कैसा है, तो पानी आपका रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें गंध नहीं होता है। और यह स्वादहीन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें स्वाद नहीं होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि यह उदासीन होता है। ठीक है। और यह इसका रासायनिक नाम यदि देखें तो H2O, H2O मतलब हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन है इसलिए डाई हाइड्रोजन, यहाँ पे ई नहीं होगा, डाई हाइड्रोजन, और एगो ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोल सकते हैं मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो है इसका रासायनिक नाम होता है H2O का। फिर यह जल जो है यह एक प्रकार का यौगिक है, और यौगिक मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे H2O, H2O मतलब H जो है दूगो है और O बीच में एगो है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह क्या है, यह मिश्रण भी है। ठीक है। और यह यौगिक भी कहलाता है। और फिर उसको आगे हम देखें तो जल में जो उपस्थित तत्व है, ठीक है, उनकी संख्या जो है दो होती है। जैसे एक को आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन है ना, और एक है ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या है, तत्व है। और अगर जल में तत्वों की संख्या अगर पूछ दी जाए तो आप वहां पे कितना टिक आउट करेंगे, दो। कौन कौन, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर इसमें पूछ दिया जाए परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या का मतलब होता है कि हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन के कैगो है, फिर ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन कितने हैं, है ना। और टोटल जो संख्या होती है वो परमाणुओं की संख्या कहलाती है। तो अगर H2O में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, मतलब दो गो इसमें हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कह सकते हैं कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी कि टोटल जो संख्या है वो आपका कितना है, 3 है। ठीक है। यानी कि जो जल में परमाणुओं की संख्या होती है वो आपका 3 है। उसके बाद अगर इसका अनुभार यदि देखें, मतलब इसका वजन क्या होता है ना, तो 18 ग्राम यह मोल होता है, 18 ग्राम मोल। इसको निकालते कैसे हैं, तो जैसे देखिए हाइड्रोजन का भार और ऑक्सीजन का भार दोनों को जो है बारी बारी से निकाल के दोनों को ऐड करते हैं तो उसका अनुभार निकल जाता है। जैसे हाइड्रोजन का जो ये अनुभार निकाला जाता है तो इनकी संख्या के आधार पर निकाला जाता है, इसका द्रव्यमान के आधार इसका द्रव्यमान के आधार पर निकाला जाता है। तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 होता है। ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो अगर हम निकालेंगे द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का आपका द्रव्यमान हो जाएगा 16, और इस प्रकार दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो इस प्रकार से अनुभार निकाला जाता है, और इस तरह से यदि हम निकालें तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम मोल हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो पीएच मान, यानी कि जल का पीएच मान, तो ये पीएच मान क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए पीएच जो होता है, जल का जो पीएच मान वो आपका 7 होता है, और इस पीएच का जो माप किया जाता है एक स्केल के द्वारा किया जाता है, जिसका खोज सोरेनसन, SPJ सोरेनसन उसका पूरा नाम है।
तो ये सोरेनसन के द्वारा जो है इसका खोज किया गया है पीएच स्केल, जैसे आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्केल है इसमें सभी प्रकार के वस्तुएं का जो है यहाँ पे पीएच मान दिया हुआ है। जैसे अगर जिसका पीएच मान 7 होता है वह एकदम नेचुरल होता है, मतलब उदासीन होता है, अर्थात कह सकते हैं जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और जो पदार्थ खट्टे होते हैं यानी एसिड होते हैं, ठीक है, खट्टे होते हैं, वैसे पदार्थ का जो पीएच मान होते हैं आपका 7 से कम होता है। इधर वाला जो भी देख रहे हैं वो 7 से कम है और इधर वाला जो भी देख रहे हैं वो 7 से अधिक है। यानी 7 से अधिक वैसे पदार्थ का होता है जो मतलब बेस होते हैं। मतलब बेस मतलब क्या, तो इसको क्षार बोला जाता है, ठीक है। क्षार मतलब वैसे पदार्थ जिसको जो स्वाद में जो है कड़वा नजर आए, ठीक है। अच्छा, दिखाई देने में प्रदीप सिंह जी को रोज रोज प्रॉब्लम होता है, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा अपने मोबाइल का जो है पिक्सल को बढ़ा ले और नेट का जो है आपको में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस चलते हो सकता है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कुछ स्रोत है और उनका पीएच मान जो है आप लोग को बताया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका पीएच मान आपका 1 के आसपास होता है। अगर लेमन की अगर बात करें, लेमन जूस, तो आपका जो होता है 2 के आसपास होता है। और 3 में जो होता है वो आपका सेव जूस का होता है, टोमेटो जूस 4, और ब्लैक कॉफी जो होता है उसका पीएच मान 5 होता है, मिल्क आपका 6। लेकिन जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब एकदम शुद्ध जल, और उस शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका 7 होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम देखें अंडा तो 8, फिर बेकिंग सोडा, हैंड सोप, तो जो एडजेक्ट जो है वो कितना है ये सभी जो है यहाँ पे बताया गया है। जैसे देखिए नींबू, तो यहाँ पे नींबू का जो पीएच मान होता है आपका 2.2 होता है, और सिरका का जो होता है 2.4, ठीक है, और शराब का आपका हो जाएगा 2.8 और पानी का 7 हो जाएगा। जो शुद्ध जल रहेगा उसका जो पीएच मान होगा वो 7 हो जाएगा, और जो पेशाब होता है उसका पीएच मान 6 होगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें आगे, ये आप तो समझ गए होंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति को हम लोग बोलते हैं पीएच, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें ब्रिजनंदन कुमार, आपको जो है रिमूव कर दिया जाएगा, आप बात जो है अपने में ना करें। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो आगे जल के बारे में, तो जल कहता है कि जल पानी यानी कि पानी जो है यह तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में होता है, जैसे ठोस अवस्था में जो होती है बर्फ के रूप में, और आपका द्रव अवस्था में जो होता है वह जल के रूप में, और गैस अवस्था में जो होता है वो वाष्प के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे कि जो ठोस अवस्था में होता है। अच्छा, सूरज प्रजापति जी पूछ रहे हैं सिरका क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है आपका सिरका के बारे में बताया गया है। तो सिरका जो होता है, जैसे अचार आप लोग देखे होंगे, तो अचार को ही जो है एक तरह से सिरका जो है कहा जाता है, ठीक है। और उसमें एसिटिक एसिड जो है पाया जाता है, और उसका पीएच मान देखें तो आपका 2.4 होता है, ओके। तो चलिए बहुत अच्छा, आप सूरज प्रजापति पूछ रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे बताया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो पानी को अभी देख रहे थे कि पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है। पहला जो है आपका ठोस रूप में, जैसे ठोस अवस्था में जो है पाई जाती है, और ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में होती है। उसके बाद द्रव अवस्था में भी पाई जाती है जो कि जल के रूप में, और गैस अवस्था में यदि हम देखें तो वाष्प के रूप में, ठीक है। तो इन तीनों रूपों में जो है आपका जल पाई जाती है। उसके बाद यदि इसका घनत्व की अगर बात देखें करें, यानी कि जल का जो घनत्व होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कह सकते हैं कि 1000 केजी घन मीटर होता है,
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका क्वथनांक अगर देखें तो क्वथनांक का मतलब होता है पानी को खौलना, यानी कितना टेम्परेचर पे, कितना तापमान पर जो है पानी खौलता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपका 1000 नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी क्या होता है, उबलने लगता है। और गलनांक का मतलब होता है कोई भी पदार्थ मतलब कितना पर गलने लगता है, तो गलने लगता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मतलब गलने लगता है, मतलब उसका गलनांक होता है। गलनांक बिंदु आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और हिमांक का मतलब होता है कि बर्फ कितना डिग्री पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ भी बनता है, ठीक है। तो खौलता कब है, यानी खोलने वाला जो टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और आपका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, और आपका हिमांक बिंदु यानी बर्फ बनने वाला जो बिंदु है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका जल है, ये ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में है। किस रूप में है, बर्फ के रूप में, या सॉलिड अवस्था में। अगर लिक्विड में देखें तो यहाँ पे जल के रूप में यहाँ पे है, ठीक है, जल ही जो है पानी के रूप में है, जल के रूप में। उसके बाद है अगर हमें गैस की अवस्था में देखें तो वाष्प के रूप में क्या होगा, यह उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जल का 3 अवस्था होता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ध्यान दें तो ये जल दिवस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 22 मार्च जो है, ये आपका 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर 14 अप्रैल जो होता है, ये 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब पूरा अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरा देश में अगर मनाया जाएगा तो वो तिथि क्या है आपका 22 मार्च, लेकिन जो केवल भारत में होगा, कोई केवल राष्ट्र में होगा, हमारे देश में होगा, तो उस समय जो है आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जल दिवस। उसके बाद यदि हम देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है एकदम अधिकतम होता है, लेकिन आयतन की यदि बात करें तो आयतन जो है आपका एकदम न्यूनतम होता है, लेकिन घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे इस तरह का जो है ग्राफ होता है, इस तरह सा, और ये जो है मान लेते हैं घनत्व है आपका, घनत्व चाहे ये जो है घनत्व नहीं है, इसको जो है हम यहाँ पे टेम्परेचर कर लेते हैं, ठीक है। घनत्व की जगह क्या, यहाँ पे तापमान, और इधर जो है आपका घनत्व हो जाता है, घनत्व, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ इस तरह से जो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से, तो आपका टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे 0 पे यदि देखें और 0 से यदि 4 पे हम यहाँ देखें तो 4 पे सबसे ज्यादा यह ऊंचा होगा, सबसे ज्यादा ऊंचा। लेकिन इधर देखेंगे तो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, इधर देखेंगे तो और धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। यानी कि अधिकतम कब होगा, 4 डिग्री जब रहेगा उस समय जल का जो घनत्व रहेगा एकदम अधिकतम रहेगा। और जानते हैं कि घनत्व जो होता है वह आयतन का ठीक जो है इनवर्स होता है। जैसे देखिए घनत्व का अगर फॉर्मूला देखें, घनत्व बराबर, तब फॉर्मूला आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटा में क्या आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व आपका घट जाएगा, और घनत्व बढ़ेगा तो आपका आयतन घट जाएगा। यानी कि ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो देखिए तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो एकदम अधिकतम हो गया तो आयतन कितना होगा, न्यूनतम होगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। आकाश कुमार जी पूछ रहे हैं सर हिमांक क्या होता है। अभी अभी बताएं आपको कि हिमांक जो होता है मतलब वैसा टेम्परेचर जिस पर पानी जो है वह आपका बर्फ में बन जाता है, बर्फ में रूपांतरित हो जाता है, वैसे टेम्परेचर को आप हिमांक कहा जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका हिमांक बिंदु होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो इसके बारे में तो अभी देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जल यानी कि पानी के प्रकार यानी कठोरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर पानी के कितने प्रकार है इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए जल जो है यह सामान्यतः कठोरता के आधार पे 2 तरह के होता है, एक कठोर जल है ना, और एक होता है आपका मृदु जल।
तो कठोर जल वैसे जल होता है ना, जिसमें साबुन का झाग कम देता है या नहीं देता है, वैसे जल को कठोर जल कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आप अपने नल से या अपने चापाकल से पानी निकालते हैं अंदर से, लेकिन उसमें जो है आप जब सर्फ डालते हैं तो वो झाग जो है नहीं दे पाता है ना, वैसे जल को हम कठोर जल कहेंगे। और मृदु जल मतलब मीठा जल इसको बोलते हैं, और इसमें साबुन जो है बहुत झाग देता है, तो वैसे जल को हम लोग बोलते हैं मृदु जल। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो बाल्टी है, और इस बाल्टी में आपका फेन जो है बहुत सारा दिखाई दे रहा है, यानी कि झाग इसको हम कहेंगे। तो झाग झाग क्या है, बहुत सारा इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें के जो अंदर जल होगा वह कैसा जल होगा, आपका मृदु जल होगा। लेकिन यही अगर कठोर जल इसमें डाल दिया जाए तो आपका फेन जो है नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना जो आप लोग समझ गए होंगे कि कठोर जल किसको कहेंगे। तो वैसे जल जिसमें साबुन झाग कम देता है या देता ही नहीं है, वैसे जल को कठोर जल कहा जाता है। और मृदु जल मतलब वैसा जल जिसमें साबुन जो है आसानी से इसमें झाग उत्पन्न कर देता है, वैसे जल को मृदु जल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कठोर जल के भी प्रकार है। कठोर जल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दो तरह के हैं, एक अस्थाई कठोर जल और एक अस्थाई, यानी एक अस्थाई कठोर जल और एक अस्थाई कठोर जल। मतलब एक जो है कुछ समय के लिए रहेगा जो फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अस्थाई रूप से हो जाएगा जो कि खत्म ना होगा। जैसे आप देखे होंगे कि जो समुद्र वाला जल है वो आपका क्या है, अस्थाई कठोर जल है ना, वो हमेशा जो है नमकीन लगता है, खारा लगता है, जिसके कारण उसको बोला जाता है लवणीय जल, मतलब उसमें लवण की मात्रा काफी अधिक होता है। तो उसको भी जो है अगर उसमें ऐसे अस्थाई कठोरता को अगर दूर करना है तो उसके लिए भी कुछ विधि है। और जैसे यहाँ पे देखिए अस्थाई कठोरता है, तो उसको अगर दूर करना है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के कारण जो है उसमें अस्थाई कठोरता आ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आप उस जल को उबाल लें, तो उबाला हुआ जल जो होगा वह अस्थाई कठोरता से मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जल को उबाल कर ही पिए, अगर अस्थाई कठोर जल रहे तब। लेकिन अस्थाई कठोर जल अगर रहे तो उसमें किस कारण से अस्थाई कठोर जल होता है उसको समझते हैं पहले। तो आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये दोनों का जो क्लोराइड हो गया, यानी कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का सल्फेट या नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड का नाइट्रेट, ये सभी के कारण जो है उसमें अस्थाई कठोरता आती है। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है क्या, परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि जो है इसका नाम है। तो इस विधि से जो है अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे जल के कुछ अन्य प्रकार भी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले भारी जल, और ये भारी जल तो इसका जो सूत्र होता है आपका D2O होता है, और D2O तो D को पढ़ा जाता है ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, और O क्या है, ऑक्साइड। ठीक है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका भारी जल का रासायनिक नाम है। और इसका यदि अनुभार देखें तो आपका अनुभार जिस प्रकार से जल के देखे थे कि 18 होता है, उसी तरह से ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो अनुभार होता है वो आपका 20 ग्राम मोल होता है, 20 ग्राम मोल। तो ये भारी जल है क्या, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि शीतलन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है रेडी वाटर को ठंडा करने के लिए। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जो पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है इमेज में, ये आपका नाभिकीय रिएक्टर है। ये क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, और इस नाभिकीय रिएक्टर से बिजली उत्पन्न किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर। तो ये आगे क्लास में इसके बारे में जो है आप लोग पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, लेकिन इसमें हम ये दिखाते हैं कि भारी जल का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो जैसे देखिए इसमें जो है ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है जल भर दिया जाता है, भारी जल, और यही भारी जल यहाँ पंखी के द्वारा, यानी कि एक पंखा यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके द्वारा ये जल जो है इधर की ओर भेजा जाता है। और यहाँ पे काफी जो है गर्म होता है, और गर्म के कारण यहाँ जब पानी प्रवेश करता है तो पानी भी क्या होता है,
काफी गर्म हो जाता है और वाष्प के रूप में वाष्प जो है इस नल के द्वारा, इस पाइप के द्वारा जो है यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है और टरबाइन क्या करता है, यह घूमते रहता है और इससे जो है जो आर्मेचर लगा हुआ है तो इससे जो है क्या करा जाता है, एक तार को जो है निकाल दिया जाता है और यहाँ जनरेटर में फिट कर दिया जाता है। और जब जनरेटर के आर्मेचर यानी कि ये जो नचता है तो इससे जो है बिजली उत्पन्न होती है और यही बिजली जो है आपको पोल पे भेज दिया जाता है और जिसका उपयोग हम लोग जो है अपने घरों में करते हैं। ठीक है, आगे बड़े स्रोत से छोटे स्रोत में भेजा जाता है, धीरे धीरे आपका घर में जो है भेजा जाता है। इस प्रकार से लाइन का कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन आप आगे क्लास में जाएंगे तब कि क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं आगे कि जल का कुछ अन्य प्रकार भी है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेयजल। ठीक है, अब पेयजल क्या होता है, यानी कि इसको ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं और ये आपका ड्रिंकिंग वाटर जो होता है या पीने योग्य जल को बोला जाता है पेयजल। जिसको हम लोग पीते हैं वैसे जल को हम लोग बोलते हैं पेयजल। और जानते हैं कि हमारा पूरे पृथ्वी पर जो है जल की मात्रा जो पीने वाला है कितना कम है। जैसे यदि पूरा 3 हिस्सा में यदि देखा जाए तो पूरा 1/4 यानी 3/4 भाग पूरा अगर पृथ्वी को हम 4 भागों में यदि बांट दें तो इसका जो 3 भाग है वो 3 भाग में आपका जल है। ठीक है, 3 भाग में जल है और 1 ही भाग में जो है आपका स्थल है और जिसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। तो अब देखिए एक परसेंटेज के रूप में अगर देखा जाए तो आपका जल जो होता है पृथ्वी पे 70 से 75% तक होता है, 70 से 75% तक। और बाकी जो होते हैं वो आपका स्थल है और इसमें भी जो आपका शुद्ध जल है वह शुद्ध जल आपका 2.5% मात्र है और बाकी जो आप देख रहे होंगे 97.5%। तो 97.5% यह पीने योग्य जल नहीं है, मतलब समुद्र में पाया जाता है, लवणीय जल होता है जिसको कोई भी जीव जंतु उसको पी नहीं सकता है। ठीक है, यहां तक कि जो समुद्र में मछलियां, अगर इधर का जो मछलियां है उसको अगर डाल दिया जाए समुद्र में तो वह बेचारा मर जाएगा। तो उस प्रकार से जो अनुकूलित मछलियां हैं वो वैसे ही मछली जो है समुद्र में केवल पाया जाएगा। ठीक है, बाकी इधर का जो है मछलियां उसमें नहीं पाया जा सकता है। अभी 2.5% में भी, या 2.5% में भी 1% जो जल होता है आपका भूमिगत जल होता है जो कि पीने योग्य जल है यानी कि पेयजल होता है। बाकी 1.5% जो जल होता है वो आपका वर्षा का जल है जो कि हम लोग नहीं पीते हैं, है ना। ये शुद्ध जल में भी 2 तरह का है। 1% बस केवल जो है वो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर यानी कि पीने वाला जल है, लेकिन 1.5% आपका वर्षा का ही जल होता है। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद एक है खनिज जल। तो खनिज जल क्या होता है, तो इसमें काफी मात्रा में खनिज युक्त होता है, यानी कि इसमें काफी मात्रा में खनिज मिला हुआ होता है। और आगे भी आपको बताएंगे कि जब खनिज लवण की अगर किसी में अगर अधिकता हो जाएगा तो उसे रोग भी हो सकती है, यानी कि ज्यादा मात्रा में अगर खनिज युक्त जल को अगर पीते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में हम आगे कुछ समझेंगे। तो अभी इतना ही कि आप जाने कि खनिज युक्त जल को खनिज जल कहते हैं, आप पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। अब देखिए आसुत जल। आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर होता है ना। जैसे कि आपको जो बैटरी में डालने के लिए जो जल आता है उसी को डिस्टिल वाटर कहा जाता है और वाष्प को ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी वाष्प को ठंडा कर बनाया गया जल ही डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल कहलाता है और ये एकदम शुद्ध होता है। ये आसुत जल होता है, एकदम शुद्ध जल होता है और इसी का पीएच मान 7 होता है आपका शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है ऐसे वर्षा का जल भी होता है, लेकिन ये भी जो है जो कृत्रिम रूप से अगर देखा जाए तो डिस्टिल वाटर भी शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो इस इतना जो है इसके बारे में समझें कि जल का कुछ अन्य प्रकार में। अब हम लोग देखते हैं जल में और भी कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बात। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है आपका वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल एकदम सबसे शुद्ध जल होता है और जो भी शुद्ध जल होगा वह आपका विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात इसमें जो है बिजली, हम लोग का बिजली का जो झटका लगता है वो आपका नहीं लगेगा जब जल जो है वर्षा का जल होगा, यानी कि एकदम शुद्ध जल होगा तब। लेकिन
वर्षा जब होती है तो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती है जल, तो उसमें वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, छोटे छोटे धूल कण है, और धूल कण जो है जल में मिल जाता है, जिसके कारण अशुद्ध जल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए एकदम ऊपर से ही, वायुमंडल के ऊपर से ही अगर उस जल को ले लिया जाए तो वो जो होगा एकदम आपका शुद्ध जल कहलाएगा। और जो अशुद्ध जल होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उसमें करंट मारेगा, है ना, यानी कि बिजली का झटका उत्पन्न उसमें होगा, तो वैसे जल जो होता है वो आपका अशुद्ध जल होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो आपका वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण क्या है, यानी ट्रांसपीरेशन इसको बोला जाता है, और ये एक बार एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। तो देखिए ये वाष्पीकरण कहते हैं किसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्रव का, देखिए इसको ट्रांसपीरेशन नहीं बोलते हैं, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण जो होता है कि द्रव को वाष्प में बदलना, द्रव को क्या, वाष्प में बदलना। अगर कोई भी जल है और उस जल को हम भाप के द्वारा वाष्प में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, और ये वाष्पीकरण के कारण ही घड़ा का पानी जो होता है वह ठंडा होता है, फ्रिज का पानी वह ठंडा होता है, ये सभी वाष्पीकरण के कारण ही वैसा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि घड़ा में जो है एक छोटे छोटे छिद्र होता है, तो उन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, जब जल अंदर अगर भर दिया जाता है तो वह जल बाहर जो है नमी के रूप में वाष्पित होता है, और वह जो है काफी अंदर का जो भाग है वह ठंडा कर देता है, जिसके कारण पूरा जल का जो भाग है वह ठंडा हो जाता है। और फ्रिज भी उसी पर जो है काम करता है। तो इसमें फ्रिज में आप देखेंगे फ्रीजर तो ऊपर की ओर लगाया रहेगा, अधिकांश जो फ्रीजर देखेंगे ऊपर की ओर ही लगाया रहेगा, क्योंकि ऊपर जो है जैसे ही ठंडा होता है तो वह संघनित होकर उसका जो भाग है नीचे की ओर आता है, और गर्म वाला भाग ऊपर जो है बाहर निकल जाता है। अगर उसको नीचे अगर लगा दिया जाता है फ्रीजर को, तो क्या होता है, नीचे ठंडा होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते सब जो है गर्म हो जाता है, नीचे केवल ठंडा रहता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, काफी गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है कोई सामान अगर रखते तो ठंडा हो भी नहीं पाता। इसीलिए ऊपर लगाते हैं ताकि संघनित होकर जो है ठंडा नीचे आ जाए, और जो गर्म वायु है वह ऊपर की ओर बाहर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से फ्रिज में जो फ्रीजर लगाया होता है वो आपका ऊपर में मिलेगा। उसके बाद यदि हम देखें वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, तब वर्षा का जो बूंद जो है गोलाकार दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है, वो किसके कारण से, तो आपका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का जो बूंदे हैं वो आपका गोल होता है। इस प्रकार से ये जो आप बूंद देख रहे हैं वर्षा का बूंद है, और इस प्रकार गोल जो है यह पृष्ठ तनाव के, यानी कि जल का जो ऊपरी पृष्ठ का जो एक टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, उसके कारण जो है ये गोल जो है दिखाई देता है। ठीक है, और बारिश भी होता है तो उस समय जो है बूंद बूंद के रूप में वर्षा होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि हम देखें तो आगे आपका है जल में, और कि जल का शुद्धिकरण, तो जल के हम शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी क्लोरीन गैस के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल का शुद्धिकरण जो है किससे किया जाता है, तो आपका क्लोरीन गैस के द्वारा किया जाता है। जैसे आप वाटर पार्क में देखेंगे तो वहां पे क्लोरीन गैस से डालकर जो है उस जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अब एक बात यहाँ पे आता है केशिकत्व, तो केशिकत्व क्या होता है, तो दबाव के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया, जैसे दबाव अगर नीचे है और वो किसी रेशा के द्वारा, किसी पंप के द्वारा जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं केशिकत्व बोलते हैं। जैसे पौधों में जड़ से पत्तियां तक पानी पहुंचने का कारण आपका क्या है, केशिकत्व है, कि जो पानी होता है वह पानी जड़ से पत्ती तक पहुंचता है, तो पत्ती तक जिस माध्यम के द्वारा पहुंचता है उसको केशिकत्व बोला जाता है। और उसी प्रकार से लालटेन में जो बत्ती होता है उस बत्ती द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना, तेल तो नीचे होता है लालटेन में, लेकिन वह जो है क्या होता है, बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ता है, और इस प्रकार से लालटेन जो है वह जलता है। ठीक है, लालटेन का बत्ती वह जलता है।
उसके बाद यदि देखें तो पानी एक सार्वभौमिक विलायक है। सार्वभौमिक विलायक का मतलब हुआ कि सबसे अच्छा विलायक, मतलब पानी में अधिकांश चीज जो होता है वह घुल जाता है, और जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है वैसे पदार्थ को विलायक कहा जाता है। ठीक है, तो विलायक जो होता है वो आपका पानी है, और ये पानी सबसे अच्छा विलायक होता है क्योंकि इसमें अधिकांश चीज क्या होता है, घुल जाता है। इसी कारण पानी को सबसे अच्छा, सार्वत्रिक अच्छा यानी कि विलायक इसको कहा जाता है। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं नेट प्रॉब्लम, तो हमारे पास तो कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब जो आप बोलिए, आप बताइए सभी लोग, अब ठीक है? चलिए, उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे तो मानव शरीर और जल, जैसे कि अगर हमारे शरीर से 1%, जानते हैं कि हमारे शरीर में 65 से 70% तक जल की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें अगर 1% की अगर कमी होगा तो 1% जल की कमी से प्यास लगेगा। ठीक है, 1% जल की कमी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्यास लगेगा। फिर अगर 5% की अगर कमी हो गया शरीर में जल तो बेहोशी हो जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन अगर 10% जल की अगर कमी हो गया तो उससे मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए जल जो है हम लोगों को लेना ही लेना चाहिए। प्रत्येक दिन जो है लगभग 4 से 5 लीटर तक जो है जल प्रतिदिन हमें सेवन करना चाहिए, पीना चाहिए, है ना। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1% अगर कमी होगा तो प्यास आपको लगेगा, तो जैसे प्यास लगे तो आपको पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद जो अगर 5% की कमी हो जाएगा जल में, जल की, तो आप बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद 10% की कमी से आपका मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण होता है। पानी की कमी और साथ साथ खनिज लवण की भी कमी हो जाती है। ठीक है, पानी और खनिज लवण दोनों की कमी को बोला जाता है निर्जलीकरण। यदि हमारे शरीर में पानी और खनिज लवण की यदि कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण होता है, और इस स्थिति में आपको दस्त होगा, उल्टी होगा, है ना, पूरी तरह से एकदम शरीर को असंतुलित बना देगा, तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में पानी की कमी को हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसके उपचार के लिए आपको ORS घोल का जो है घोल आपको मतलब सेवन करना चाहिए। ORS का मतलब क्या होता है, तो ओरल रिडिहाइड्रेशन, और S फॉर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका जो किस तरह से बनाया जाता है उसको भी आप समझ ले। तो नमक हो गया, और चीनी हो गया, और नींबू, ये सब के नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस, ये सब मिलाकर और उसको जो है ORS घोल तैयार किया जाता है। जब इसका सेवन करेंगे तो आपको निर्जलीकरण की समस्या जो है दूर हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ORS घोल के द्वारा डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सूरज प्रजापति जी पूछ रहे हैं सर हमारे शरीर में कितना % जल होता है। अभी अभी बताएं कि देखिए यहाँ पे कि 60 से 65 से 70% तक जो है हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे। वीडियो कट रहा है, देखिए आपके मोबाइल में जो है नेट प्रॉब्लम होने के कारण जो है वीडियो कुछ रुक रहा होगा, कट रहा होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वीडियो रुक रहा है। चलिए, उसके बाद यदि हम देखें तो अगला देखिए दूषित जल से होने वाला रोग। तो आपका दूषित जल से होने वाला जो रोग है, हैजा हो गया, है ना, हैजा आपका दूषित जल पीने से होता है। पेचिस हो गया, और डायरिया हो गया जिसको अतिसार भी कहते हैं। फिर पीलिया हो गया, टाइफाइड,
ये सब दूषित जल को सेवन करने से, पीने से जो है वह हमारे शरीर में इस तरह के रोग जो है मिलता है देखने के लिए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये दूषित जल के साथ साथ ये कुछ जीवाणु के कारण भी होते हैं, जिसमें दूषित जल के कारण ही वो जीवाणु पनप जाते हैं। जैसे हैजा, ये आपका जीवाणु के कारण होता है। पेचिस यदि देखें तो ये आपका परजीवी के कारण होता है, और डायरिया भी परजीवी के कारण, पीलिया आपका वायरस के कारण होता है, टाइफाइड आपका जीवाणु के कारण जो है यह बीमारी होती है। ठीक है, तो ये दूषित जल से होने वाला कुछ रोग है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए, जल में किसी तत्व की अधिकता से होने वाला रोग। अगर जल में अभी बताए थे कुछ खनिज लवण की अगर अधिकता हो जाएगा तो उससे भी जो है विभिन्न प्रकार की रोग होगा। जैसे आर्सेनिक की अधिकता, अगर जल में आर्सेनिक की अधिकता हो जाएगा तो ब्लैक फुट नामक जो है रोग होगा। अगर पारा की अधिकता होगा तो मिनी माता रोग होगा। ठीक है, और यह रोग जो है सबसे पहले आपका अगर देखा जाए तो मिनी माता रोग जापान में आया था। उसके बाद कैडमियम की अगर अधिकता होगा तो आपका इटाइटाई नामक एक रोग हो जाएगा। और नाइट्रेट की अधिकता से बल्लू बेबी सिंड्रोम जिसका नाम है ये हो जाएगा नाइट्रेट की अधिकता से। और फ्लोराइड की अधिकता से एक दांत का रोग है ना, यानी कि दंत क्षय वाला रोग है। इसमें दांत का क्या होगा, क्षरण होगा, और इस वह रोग का नाम है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस जो रोग होगा आपका फ्लोराइड की अधिकता के कारण होगा। उसके बाद नाइट्रेट की अधिकता से याद रखेंगे बल्लू बेबी सिंड्रोम, और कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग। तो ये जो इंपॉर्टेंट है दोगो, पारा की अधिकता से, ये पारा की अधिकता और कैडमियम की अधिकता, ये दोगो जो है आप याद ही कर लेंगे कि पारा की अधिकता से मिनी माता रोग और कैडमियम की अधिकता से जो है वह इटाइटाई नामक रोग होगा। तो इसी के साथ जो है खत्म हो गया। अब देखिए, आपको जो है यहाँ पे बताया जाएगा कि क्यूज जो है प्रत्येक दिन आपका रात 9 बजे से जो है होता है, और इसमें जुड़ना कैसे है तो ये जो है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे इसके बारे में। तो आप जो है सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं, और एक टेलीग्राम ऐप होता है टेलीग्राम, इस टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लें, साइन अप कर ले। उसके बाद करने के बाद आप सर्च करें, उस पे सर्च वाला जो एक बटन होता है, उस सर्च वाला बटन पे क्लिक करके आप क्या करें, उस पे सर्च करें कौन से क्यूज ग्रुप, ऐसे क्विज ग्रुप कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा, कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा। जब आप इतना सर्च मारेंगे तो आपके सामने जो है ग्रुप आएगा और एक चैनल आएगा। तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें ज्वाइन जैसे ही हो जाएंगे तो उसमें आपका बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ वहां पे जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक दिन जो है क्यूज खेलते हैं, और उसमें अपने से भी क्यूज खेलते हैं, अपने से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसमें एक वीडियो डाला हुआ है। उस वीडियो डालकर देखकर जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्यूज जो है मतलब खेला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को जो है टाइप किया जाता है, आप उसे सीख सकते हैं। और इस ग्रुप में जो है आप आसानी से जो है आप क्यूज खेल सकते हैं। तो अब जो है हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर भी हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है क्यूज की तरह ही क्वेश्चन लाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधे के बारे में जो है हम लोग पढ़े थे, तो उससे संबंधित ही सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो एक बार उसको जरूर पढ़ लेंगे, और फिर से मिलेंगे हम जब भी नेक्स्ट दिन मिलेंगे उस समय हम क्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। ठीक है, और जब भी होगा तो उसका जो आपको सूचना एक दिन पहले ही दे दिया जाएगा आपको। अब यदि ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसमें भी दे दिया जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर भी जो है आपको शेड्यूल के माध्यम से दे दिया जाएगा उसका सूचना। ठीक है, तो आज इतना ही, और फिर हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और उसका जो है लाभ ले। जितना भी आप लोग पढ़े हैं उससे संबंधित ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा, और पूरा जो है उसका डिस्कशन भी होगा साथ साथ। तो इसको जुड़ने के लिए एकदम ना भूलें, और जरूर से जरूर जो है अगले क्लास में नेक्स्ट दिन जुड़े। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है अब हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। और कोई को भी आप प्रॉब्लम अगर है तो कुछ आप बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो एक बार बोल सकते हैं। चलिए 324, हाँ
324 बोल रहे हैं टेलीग्राम ऐप के बारे में बताइए। टेलीग्राम ऐप के बारे में बता दिए, आप जो है उतना समझ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग वीडियो को अब एंड करेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।